दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं राकेश पारी। दोस्तों आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण से पूर्व किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस और उसके गठबंधन द्वारा किसी भी तरह से एनडीए का सामना किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, विधायक, कार्यकर्ता सभी पार्टी छोड़कर एनडीए में जा चुके थे और लगातार ईडी, सीबीआई, आईटी की रेडें पड़ रही थी। जो कुछ नेता बचे थे उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन प्रथम चरण यानी 19 अप्रैल आते आते माहौल जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की तरफ बना। राहुल गांधी एक ऐसे नेता जिसने देश में चारों तरफ पैदल यात्राएं की, लोगों के साथ वार्तालाप किए और वो प्रधानमंत्री से महात्मा गांधी की तरफ अग्रसित हुए और आज देश का संपूर्ण माहौल ही चेंज हो चुका है। दोस्तों बात करें कांग्रेस की मजबूती की। कांग्रेस की मजबूती में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता जैसे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके अलावा प्रियंका गांधी और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य वरिष्ठ नेता जैसे कन्हैया कुमार, एक मजबूत, पढ़े लिखे, सुशिक्षित, आक्रामक नेता। इनकी मेहनत और प्रयास रंग लाए। हरियाणा में काफी वरिष्ठ नेता टूटकर कांग्रेस में पुनः शामिल हुए। इसी प्रकार राजस्थान में चूरू से राहुल कसवा, प्रहलाद गुंजल कोटा से, इस तरह से कई जो प्रमुख नेता थे जिनके पीछे पब्लिक थी वो कांग्रेस में आए। अन्य कई राज्यों में कई वरिष्ठ नेताओं ने पुनः कांग्रेस में एंट्री की और जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों से कहीं न कहीं परेशान थी, क्योंकि वर्तमान सरकार के पास जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा किसी प्रकार का कोई मुद्दा ही नहीं था। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो यात्राएं की, इससे उन्हें एहसास हुआ कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, ये किसानों के मुद्दे, अग्निवीर जैसे प्रमुख मुद्दे हैं। यदि उन्हें हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं और सामाजिक न्याय पर बात करते हैं तो हो सकता है यह चुनाव भी रोमांचक हो और कांग्रेस को सत्ता मिलने के आसार बन सकते हैं। ऐसा ही हुआ।
कांग्रेस ने सामाजिक न्याय पे बात की, बेरोजगारी पे बात की, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की, 30 लाख पद सरकारी नौकरियों में भरने की बात की, अग्निवीर जैसी योजना को रद्द कर युवाओं की पुनः भर्ती करने की बात की सेना में। और सबसे बड़ी बात, जो स्कीम राजस्थान में 25 लाख तक के सुरक्षा बीमे की चलाई जा रही थी, स्वास्थ्य बीमे की, उसे पुनः पूरे देश में लागू करने की अपने घोषणा पत्र में बात की। ये सब मुद्दे जनता को पसंद आए, जनता ने हाथों हाथ लिए और पहले ही चरण में एनडीए को मात मिलती दिखाई दी। तो एनडीए के नेता बना गए। बौखलाई हुई भाजपा ने गलत बयानबाजी प्रारंभ कर दी। अब मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुसलमान, राम मंदिर, पाकिस्तान प्रेम, अलग अलग तरह की भाषाएं बोली, अलग अलग तरह के बेवकूफाना भाषण दिए। जैसे कांग्रेस आपकी भैंस खोल लेगी, आपकी गाय खोल लेगी, आपके मकान का एक्सरे कर देगी, आपकी ज़मीनें दे देगी। तो पब्लिक इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि अब जालसा बर्दाश्त करेगी। दूसरे चरण में भी हालात और पतले हुए। जो तीसरा चरण आ रहा है, जिस जगह भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी उत्तर भारत में, वहाँ की सीटें धीरे धीरे खिसकती जा रही है, जनाधार खिसकते जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि यदि यही हाल तीसरे चरण में रहा तो भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता पर काबिज होगी। अब बात करें वर्तमान में क्या स्थिति है, तो तीसरा चरण आते आते पूरे देश में लोकसभा सीटों की स्थिति बिल्कुल ही बदल चुकी है। बात करते हैं एमपी की। एमपी में कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए जो कि पिछले 2 चुनाव में क्लीन स्वीप यानी 28 सीटें लेती आ रही थी, इस बार उनके मुश्किल से 18 से 20 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। तो 10 सीटों का एनडीए को इंडिया गठबंधन को सीधा सीधा फायदा यहाँ हो रहा है। यही हाल राजस्थान में है। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं। पिछले 2014 और 19 के चुनाव में 25 की 25 सीटें एनडीए के अकाउंट में गई थी। इस बार एनडीए को 16 और इंडिया को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 यानी 39 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को जयललिता की पार्टी की वजह से 10 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को यहाँ 27 से 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं यूपी की। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है। यहाँ ऐसा लगता है कि संघ भी साथ नहीं दे रहा है और योगी भी नाराज दिखाई देते हैं। इसी वजह से यहाँ पे इस बार बहुत ही कम सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। 2014 में इनको लगभग 70 और 75 के मध्य सीटें मिली थी और 19 में 63 सीटें इनके खाते में आई थी। इस बार 48 से 50 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 80 में से मैक्सिमम 50 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को, मतलब इनके गठबंधन को यहाँ से मिल पाएंगी।
बात करें बिहार की, बिहार में भी इनकी स्थिति सही नहीं है। नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया है। अब ये रामविलास की पार्टी के सारे ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में 18 से 20 सीटें एनडीए के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है और 20 से 22 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी इस बार एनडीए गठबंधन को 15 से 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। शेष जो 30-32 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के अकाउंट में आती हुई दिखाई दे रही है। बात करें हरियाणा की, हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीट एनडीए गठबंधन को यानी भारतीय जनता पार्टी को और 6 सीट इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें पंजाब की, पंजाब में कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है और 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें गोवा की, गोवा में 1 सीट पर इंडिया बनाम एनडीए का जबरदस्त मुकाबला है और 1 सीट इंडिया गठबंधन को आते हुए दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है और 6 सीटें इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा में कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है और 13 सीटें नवीन पटनायक की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो इस बार एनडीए गठबंधन से बाहर चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में 1 सीट एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। शेष जो 5 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के अकाउंट में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें केरला की, केरला में कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है, 15 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है और 2 सीटें अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। सॉरी, यहाँ पे केरला में 3 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है और 15 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलते हुए दिखाई दे रही है। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी नाजुक है। पिछली बार 18 सीटें इनके अकाउंट में आई थी, इस बार 8 सीटें इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 34 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से 6 से 8 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हो सकती है। बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है और 11 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है, 12 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब कुल सीटों की बात करें तो कितने भी प्रयास के पश्चात 230 से
ऊपर का आंकड़ा किसी भी कंडीशन में यहाँ एनडीए गठबंधन इससे ऊपर जाते हुए किसी कंडीशन में दिखाई नहीं दे रहा है। यह स्थिति बताती है कि इस बार मोदी के भाषण नहीं चले हैं, मोदी के तीर कर्कश में रह गए हैं, क्योंकि इन्होंने कभी मुद्दे पे बात की नहीं, महंगाई पे बात की नहीं, बेरोजगारी पे बात की नहीं। अग्निवीर जैसी ये योजना लेके आए जिनमें बच्चे बेरोजगार हुए, परेशान हुए। ओनली पूंजीपतियों का ही पेट भरने का इस सरकार ने काम किया। धरातल पर स्थिति बहुत ही नाजुक है। तो दोस्तों, यह है आज की स्थिति। 230 सीटें अधिकतम एनडीए के खाते में आज 6 तारीख मई माह यानी 6/5/2024 को 230 सीटें एनडीए के खाते में आने का आकलन किया जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।